नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का एक टेस्ट बार बार पिछले 8 सालों से लिया जा रहा है। तो हमने सोचा आज पीएम की ईमानदारी का चैप्टर खोलते हैं पाठशाला में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक बात डंके की चोट पर कही थी, और वो डंके की चोट पर कही गई बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी वो आज भी लोग जो है कई बार जिक्र में लाते हैं, लोगों को ध्यान रहता है। और पीएम ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ये पीएम मोदी का बड़ा क्लियर मैसेज था जब वो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि लोगों ने उनको चुना ही इस बात के लिए था क्योंकि लोग त्रस्त थे इस खाने की समस्या से, नेताओं के खाने की और पचा जाने की समस्या से। ये बात देश के सिस्टम को तो पहले ही समझ आ गई, अब चीन भी इसे समझ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ना खुद खाएंगे ना किसी और को खाने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी का चैप्टर खोलने के लिए आपको टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट दिखाता हूं। महुआ मोइत्रा जो ममता बनर्जी की बहुत खास है, उन्होंने ट्वीट में चीन की स्मार्टफोन कंपनी है Xiaomi, जिसका मोबाइल आप यूज करते हैं, कुछ लोग पाठशाला इसी Xiaomi के मोबाइल पे देखते होंगे, Xiaomi भी कुछ लोग कहते हैं इसको। पर ईडी के एक्शन का जो Xiaomi पर एक्शन हुआ उसका ईडी ने एक्शन लिया, उसका मुद्दा महुआ मोइत्रा ने उठाया। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि ईडी ने जिस कंपनी की 5,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है उसी कंपनी ने पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए दान दिए थे। Xiaomi इंडिया पर क्या एक्शन हुआ पहले यह समझिए, फिर नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का एंगल कैसे आता है उस पर आऊंगा। ईडी ने शनिवार को Xiaomi इंडिया के 5,551 करोड़ की कीमत के फंड जब्त कर लिए, मतलब अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ था उसको रोक दिया। ये पैसे कंपनी के अलग अलग बैंक अकाउंट में हैं जिसे फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज कर दिया मतलब अब कंपनी इसको निकाल नहीं सकती, अभी उस पर रोक लगा दी कि ना छूना मत इसको। महुआ मोइत्रा के ट्वीट से यह समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही है या उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रही है, क्योंकि उनका तर्क क्या है, वो ये कह रही हैं कि ये जो Xiaomi कंपनी है जो मोबाइल बनाती है उसने पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए दिए। यही आरोप है ना उनका कि Xiaomi ने जो कंपनी है उसने पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए डोनेट किए। और अब ये कह रही हैं कि भाई ईडी ने एक्शन लिया, और एक्शन क्या है भाई कि उसी कंपनी का जिसने पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया उसका 5,551 करोड़ रुपया इसको फ्रीज कर दिया कि ना तुम इसको नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि तुमने देश में जो कानून है उसका उल्लंघन किया है। अब आप मुझे बताइए कि इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जिन नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है सूट बूट वालों की सरकार है और ये और वो फलाना ढिमकाना, वो आदमी अगर 10 करोड़ रुपया का डोनेशन पीएम केयर्स फंड में दे दिया गया और तब वो कंपनी है Xiaomi उस पर एक्शन नहीं लेते, तब ना साबित होता कि उनके अंदर बेईमानी है कि ना इसने 10 करोड़ रुपया दिया, इस पर कैसे ऐसा एक्शन ले सकते, छोड़ो जाने दो। इससे तो यह साबित हो रहा है कि 10 करोड़ रुपया दो, 50 करोड़ रुपया दो, 100 करोड़ रुपया दो, अगर तुम पीएम केयर्स फंड में पैसा देकर यह सोचते हो कि देश का पैसा लूट लोगे और विदेश ट्रांसफर कर दोगे तो वो इस देश में नहीं चलेगा। तो महुआ मोइत्रा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का सबूत दे रही है। डोनेशन अपनी जगह है, कानून देश का अपनी जगह है, डोनेशन देकर कानून तोड़ोगे ये इस देश में नहीं चल रहा। डोनेशन से मदद कर सकते हो, डोनेशन देकर इस देश का कानून नहीं खरीद सकते, ये नरेंद्र मोदी ने साबित किया। तो महुआ मोइत्रा तो और नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का सबूत दे रही, क्योंकि कुछ लोग कहते थे ये पीएम केयर्स फंड जो है ये बेईमानी करने के लिए बनाया गया है। अगर बेईमानी करने के लिए 10 करोड़ रुपए लिए गए थे तो फिर तो इस कंपनी को फायदा पहुंचाया जाता।
इसको तो पकड़ के ठांस दिया, ये पैसा मत निकालना, 5,551 करोड़ छोटी रकम है। 5,500 करोड़ रुपया किसी का आपने रोक दिया कि कैसे इस देश में बेईमानी का सोचे। अब आप सोचिए, ये पुराना इंडिया नहीं ना है भाई कि 10 करोड़ रुपया दिया, जो मनाया कर लिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं बंगाल में भाई कट मनी होता था, ये होता था, ये सब आरोप लगता था, आप चुनाव में सुनते थे। ये इंडिया है और ये नरेंद्र मोदी है, यहां कट टू कट मामला चलता है। अब इससे मैसेज सबको मिल गया ना कि पीएम ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, चाहे तुम कितनी बड़ी कंपनी हो जाओ। शाओमी कंपनी पर दरअसल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जिसको कहते हैं, 1999 के तहत कार्रवाई। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि कंपनी ने 5,551 करोड़ रुपए की कीमत की विदेशी करेंसी बाहर भेजी। रॉयल्टी के नाम पर यह रकम 3 विदेशी कंपनियों को दी गई, जिसमें एक कंपनी शाओमी ग्रुप से जुड़ी हुई है। रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम चीन की मूल कंपनी के निर्देश पर ही भेजी गई थी। बाकी 2 अमेरिकी कंपनियों को भेजी गई रकम भी शाओमी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए भेजी गई। शाओमी इंडिया भारत में ही बने मोबाइल सेट और बाकी प्रोडक्ट खरीदती है। उसने इन 3 विदेशी कंपनियों में से किसी की सेवा नहीं ली जिन्हें यह राशि भेजी गई थी। कंपनी ने विदेशों में रकम भेजने के लिए बैंकों को भी गलत सूचना दी, यह भी आरोप है। ईडी के अधिकारियों ने इसी साल फरवरी में कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की थी और इसी महीने ईडी ने कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट से पूछताछ भी की। तो ये नया इंडिया है बॉस, यहां बेईमानी नहीं चलती। शाओमी कंपनी की चीन की कंपनी है और शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसी का हिस्सा है जो इंडिया में काम करती है। शाओमी इंडिया भारत में एमआई के फोन बेचती है। कंपनी ने 2014 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया था। कंपनी ने अपनी सफाई में क्या कहा वो भी आपको बता देता हूं। कंपनी देश के नियम कानूनों का सख्ती से पालन करती है, ये वो कह रही है। हमारा रॉयल्टी भुगतान और बैंकों को दी गई जानकारी वैध और सत्य है। बहुत बढ़िया, वैध है, सत्य है, ले लेना। अभी तो अकाउंट फ्रीज किया है, पैसा रोक थोड़ी दिया है। शाओमी इंडिया ने जो रॉयल्टी भुगतान किया वो हमारे भारतीय संस्करण उत्पादों में उपयोग की जाने वाली इन लाइसेंस प्रौद्योगिकी और आईपी के लिए था। हम किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत अच्छा, इंडिया भी प्रतिबद्ध है कि तुम काम करो, लेकिन पैसा नहीं चुराने देंगे देश का। तो दिखा दो कागजात, तुम मत कहना कागज नहीं दिखाएंगे, कागज दिखाओ, ले जाओ। शाओमी इंडिया पर फेमा की धारा 4 के उल्लंघन का आरोप है। इस धारा के तहत क्या होता है यह भी जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति देश में रहकर देश के बाहर स्थित किसी भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी या किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, ट्रांसफर नहीं कर सकता। सिंपल। प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। जून 2020 में भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था। इसमें एक कंपनी थी बाइट डांस, वही जो टिकटॉक ऐप बनाती थी, सब टिकटॉक पगलाए हुए थे, उस कंपनी को भी इन्होंने बैन कर दिया था। इस कंपनी ने भी पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और कंपनी ने बहुत जोर शोर से प्रचार किया था कि हमने पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश का मसला है और ऐसा जो जानकारी थी कि भाई देश में ये लोग जो है जासूसी करते हैं, जो भी करते हैं जिन आधार पर किया गया, कर दो बैन। 30 करोड़ देके खरीद थोड़ी लिया, 30 करोड़ तुमने अपनी मर्जी से दिया, तुमसे हाथ पकड़ के थोड़ी मांगे थे, हाथ फैला के भी नहीं मांगे थे। तुमने कहा हम पीएम केयर्स फंड में देंगे। इनको लगता होगा कि भाई ऐसे रहे हैं बहुत सारे लोग जिनको दे दो तो काम चल जाता था। यहां नहीं चलता। मैसेज क्लियर है, मोदी सरकार में डोनेशन अपनी जगह, कानून अपनी जगह। 30 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ देके आप खरीद लोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। किसी भी देश को गति देने के लिए उस देश के उद्योगपतियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन विपक्ष अक्सर यह आरोप लगाता रहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ 4-5 उद्योगपतियों के लिए। अब अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी की सरकार में तो उद्योगपतियों पर एक्शन ही नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन आप अनिल अंबानी और सत्यपाल मलिक के उदाहरण से भी समझ लीजिए। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं आज की तारीख में। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर राज्यपाल रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक ने जब वो जम्मू कश्मीर में थे तब आरोप लगाया था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी।
सत्यपाल मलिक के इन आरोपों पर सीबीआई ने अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब आप बताइए, अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, उसको भी बुक कर दिया सीबीआई ने। और यही अनिल अंबानी है जिनके लिए राहुल गांधी चिल्लाते थे कि राफेल की डील जाकर नरेंद्र मोदी ने ऐसे कर दी कि भाई अनिल अंबानी को काम मिल सके। तो अगर अनिल अंबानी इतने पावरफुल है, प्रधानमंत्री के इतने चहेते हैं, तो उनकी कंपनी कैसे बुक हो गई? दूसरा बड़ा बेसिक सा प्रश्न है कि अगर अनिल अंबानी के कहने पर नरेंद्र मोदी राफेल की पूरी डील बदल आए थे, जो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, तो उस आदमी को, सत्यपाल मलिक को घूस क्यों ऑफर करनी पड़ी? उनका काम तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए था, कहीं से फोन चला जाता, हाँ कर दो भाई। अगर इतने खास हैं जिनके लिए फ्रांस में जाकर राफेल का सौदा कर दिया जाए, तो वो आदमी घूस देता फिरेगा। ये इस देश में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एजेंडा चल रहा है। और जो मैं बार बार कहता हूं, विपक्ष में ना ईमानदारी की कमी। आप दूसरे को बेईमान साबित करने के लिए खुद ईमानदार होकर तो आरोप लगाओ। आपको खुद पता है जो आप कह रहे हो, राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका मामला। अब यहां लोग पूछेंगे कि आपने आरोप लगाया था कि भाई अंबानी अडानी की सरकार है, अंबानी का तो की कंपनी बुक हो गई। सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए आरएसएस के एक बड़े नेता और कारोबारी अनिल अंबानी से जुड़ी फाइल को मंजूरी के बदले 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर की गई। सत्यपाल मलिक के आरोपों पर सीबीआई जांच कर रही है, जो लग रहा है उस पर काम हो रहा है। अब सोचिए, सत्यपाल मलिक वो शख्स है जिन्होंने कृषि कानून पर खुलकर मोदी सरकार का विरोध किया था। अगर सब झाड़कर कालीन के नीचे छुपाना होता तो इतना ही तर्क बहुत था कि अरे ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, इनकी बात पे क्या भरोसा करना। लेकिन उनके बोलने पर, अच्छा उन्होंने प्राइवेट जगह नहीं बोला, पब्लिकली बोला, तो उस पर भी सीबीआई की जांच शुरू हुई। इन सब के बावजूद जब उन्होंने अनिल अंबानी की कंपनी पर रिश्वत के आरोप लगाए तो उस पर केस दर्ज हुआ। अनिल अंबानी को बचाने को कोई इकोसिस्टम आगे नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज क्लियर दे रखा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो साफ और बेदाग छवि है, उसको फोकस करके खराब करने, एजेंडे के तहत खराब करने की बजाय विपक्ष जो है कुछ और मुद्दे ढूंढेगा तो शायद वो ज्यादा काम आ पाएगा, क्योंकि जो है वो तो दिख ही रहा है।